चलिए दोस्तों, आज मैं आपको मिलाती हूँ स्वीटी से। प्यारी सी है ना ये मेरी छोटी सी फ्रेंड है, लेकिन इसे शॉपिंग बहुत अच्छी लगती है। और इसके बावजूद पिछली बार जब ये मार्केट गई तो वहाँ सेल लगी हुई थी, 50% 60% ऑफ, एक पे एक फ्री। और इसने क्या किया, अपनी पूरी ट्रॉली सामान से भर ली, खाने का सामान, पहनने का सामान, सब कुछ। और जब घर आके देखा तो पता चला कि खाने का जो सामान था उसकी एक्सपायरी डेट करीब करीब आ चुकी थी या ख़त्म होने वाली थी। जो कपड़े थे वो या तो डिफेक्टिव थे या कहीं से फटे हुए थे, और उतने के भी नहीं थे जितने पैसे वो देकर आई। तो उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन क्या कोई शॉपिंग करे शौकीन रुक सकता है? तो मैंने सोचा चलो इसे रोकने की बजाय क्यों ना मैं इसे शिक्षा दूं कि ये अगली बार और अच्छी शॉपिंग कर पाए। शिक्षा, शॉपिंग का शौक तो है। तो आज मैंने सोचा है आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण, जिसमें कि हम देखेंगे किस तरह से एक उपभोक्ता को जागरूक होना चाहिए, चाहे वो स्वीटी हो, आप हो या मैं हूँ। तो उपभोक्ता शिक्षा की ज़रूरत स्वीटी को तो नहीं लग रही है, लेकिन लेसन के एंड तक आई एम श्योर वो समझ जाएगी कि इसका कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्व है, और इसमें कौन कौन सी मूल संकल्पनाएं हैं। उसको समझने के बाद स्वीटी अगली बार बहुत अच्छी शॉपिंग करेगी। और जो लास्ट वीडियो में हम करेंगे जीविका या करियर और कार्य क्षेत्र, रोजगार के विकल्प, उसमें तो आई एम श्योर शी विल बी वेरी हैप्पी कि उसको शॉपिंग के साथ साथ इसी में करियर बनाने को भी मिल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नॉलेज इज़ फन को सब्सक्राइब करिए और अपनी कॉपी और पेन को लेकर बैठ जाइए। जो जो हम लेसन में पढ़ेंगे और जो मैंने स्लाइड्स पे लिखा है यही आपके नोट्स के लिए सफिशिएंट है, और एग्ज़ाम में इसी तरह से पॉइंट्स में से लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, जब तक आप पेपर और पेन लाते हो, कि ये कंज्यूमर होना या उपभोक्ता होना होता क्या है। हम सभी को अपनी ज़रूरतें और इच्छाएं पूरी करनी होती हैं, और इनको पूरा करने के लिए हम बाज़ार से कई तरह का सामान और सेवाएं खरीदते हैं। सामान वो चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं, जैसे पलंग हो गया, कपड़े हो गए, खाने का सामान हो गया। और सेवाएं हो गई जैसे कि हम प्लम्बर से काम कराते हैं, या हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वकील लेते हैं। ये सब सेवाएं हैं, ठीक है। और हर मानव प्राकृतिक उपभोक्ता है, किसी ना किसी चीज़ की हम सभी को ज़रूरत होती है। अगर किसान है उसे भी ज़रूरत है, और एक कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है तो उसे भी कुछ ना कुछ खरीदने की ज़रूरत है। तो हर मानव एक उपभोक्ता है। लेकिन हम जब बाज़ार जाते हैं तो सभी उम्मीदों को हम पूरा करने में असमर्थ पाते हैं खुद को। उसके कई कारण हैं। देखो, ये भी एक उपभोक्ता है, चाहे वो स्वीटी हो या सोनू हो, कोई भी हो, सभी को ये प्रॉब्लम है। इसका कारण उच्च कीमतें हो सकता है, मिलावट, दोषपूर्ण भार, विज्ञापन आकर्षक होते हैं लेकिन वास्तविकता में वो उस क्वालिटी के आसपास भी नहीं होते। तो जब ऐसा होता है तो हम निराश हो जाते हैं, धोखा महसूस करते हैं, और हमें लगता है कि काश हम कुछ कर पाते। क्या करें? इसके लिए कौन से सुधारात्मक उपाय हम अपनाएं कि हमने जो धोखा खाया है उसकी सज़ा मिल सके। अगर हमारे पास कोई समर्थन होता तो हमारी स्थिति बेहतर होती और हम कार्रवाई करते, और इस कार्रवाई से निर्माता का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित करते, और हो सकता है उससे हर जाना भी लेते। लेकिन ये होना बहुत मुश्किल लगता है। तो ऐसे में हमें ज़रूरत होती है उपभोक्ता की शिक्षा की। अब समय के साथ इस शिक्षा की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ गई है, इसका महत्व बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि हम एक वैश्विक ग्राम में रह रहे हैं। पहले तो हमारा देश में जो हमारा सामान हम खरीदते थे आपस में ही बेचते थे, लेकिन अब पूरी दुनिया, पूरे विश्व के बाजार की चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। हम एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के नज़रिया रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम विश्व भर में चाहते हैं कि हमारा नाम हो और हम उसके बाद भी मुनाफा कमाएं। भारत सरकार इसी कारण से उदार हो गई है और विदेशी कंपनियों के लिए भी अपने द्वार खोल दिए हैं। और अनेक ऐसे उत्पाद हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे हैं। जैसे आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, कोका कोला हो गया, सैमसंग होगा, मास्टर कार्ड हो गया, गूगल, ये जिस पे हम आप काम कर रहे हैं, जिस मोबाइल पे आप देख रहे हो, ज़्यादातर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बनाए गए हैं। अगर आप अपने बाबा दादी इनसे पूछो, पुरानी जनरेशन से, तो आपको बताएंगे कि कोल्ड ड्रिंक के नाम पर कोक तो छोड़िए, बस एक थम्स अप होती थी, गोल्ड स्पॉट, कैंपा, इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स होती थी। और आज आपके पास पेप्सी, कोक, ड्यू, कितनी सारी हैं। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं कि चयन के लिए बहुत सारे विकल्प हैं, आप जो चाहो वो खरीद सकते हो। और इसकी कीमतें की जो है वो भी, प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि कीमतें भी कम हैं और उत्पाद जो हैं वो भी बेहतर हैं। आज आपको
बहुत सस्ता 5,000 के मोबाइल से लेकर 2 लाख के मोबाइल तक का बाजार में मिल रहा है। अब निर्माण संयोजन इकाइयां भी इन लोगों ने यहाँ पर भारत में स्थापित की हैं और बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पर आयातित वस्तुएं भी मिलती हैं। तो आपकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था भी इम्प्रूव करती है और यहाँ पर रोज़गार भी पैदा होता है। तो जहाँ ये सारे अच्छे फ़ायदे हैं इसके, वहीं कुछ नुकसान भी हैं। जैसे सही चयन का उत्पाद अब और भी मुश्किल हो गया है। क्या खरीदें क्या ना खरीदें ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। नई टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, उत्पाद की विशेषताओं को समझना कितना मुश्किल है। अगर मेरे को मोबाइल भी खरीदना हो तो उसमें इतने सारे फीचर्स, इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, मैं तो समझ ही नहीं पाती कि किस कीमत और किस गुणवत्ता का खरीदूं, क्या कौन सा बेहतर है, कीमत के लिए सही है। तो समझदार उपभोक्ता बनना ज़रूरी भी है और मुश्किल भी। और उपभोक्ता जो है वो अनाचार, बेईमानी, विक्रेता द्वारा शोषण, भ्रामक विज्ञापन, इन सब का शिकार हो जाता है। अब उपभोक्ता और शिक्षण का क्या महत्व है? कुछ कुछ तो मेरे ख्याल से अब स्वीटी को और आपको भी समझ में आ ही रहा होगा। शहरी और ग्रामीण बाज़ारों में उत्पादों का निर्माण और बिक्री लगातार बढ़ती जा रही है। ये नहीं है गांव में सामान ना हो, वहाँ भी बहुत चीज़ें मिलती है। और निर्माता जो है अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद की आपूर्ति करने के लिए अब उत्तरदायी है, जो कि पहले नहीं था। उपभोक्ता को शिकायत करने का भी अब अधिकार है, और क्योंकि उपभोक्ता को शिकायत का अधिकार है तो ग्राहकों की अनदेखी नहीं की जा सकती। किसी भी कंपनी का जो नाम है, प्रतिष्ठा है, वो उपभोक्ता की राय पर ही निर्धारित है। और इसी वजह से आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां जब आप सामान लेते हो आपसे फीडबैक फॉर्म भरवाती हैं, आपसे पूछती हैं कि कैसा लग रहा है, इसमें क्या कमी है, क्या कारण है इसका, ताकि कंपनी उसको सुधार कर सके और फ़ायदा कमा सके। भारत जो है अल्प विकसित से विकासशील अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो रहा है और हम बहुत ही जल्द विकसित देशों की गिनती में आना चाहते हैं। और इसके लिए क्रय शक्ति बढ़ाने के साथ साथ जीवन स्तर को बेहतर करना भी ज़रूरी है। अब इस सब को सुधारने के लिए हमें क्या ज़रूरी है? आर्थिक तंत्र को पूरी तरह से समझना। अब इसके जो है 3 छोर होंगे। सबसे पहला है कंज्यूमर, जो कि सामान खरीद रहा है। दूसरा है व्यवसायी, जो कि सामान बना रहा है या उसे बेच रहा है। और तीसरी है हमारी सरकार। ये 3 लोग मिलकर अर्थव्यवस्था बनाते हैं। तो हमें इन तीनों के बीच का रिलेशन समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम सतर्क और जागरूक बनना चाहते हैं। और ऐसा उपभोक्ता बनना आज के लिए आवश्यक है, और इसीलिए उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण आज बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ देखते हैं मूलभूत संकल्पनाएं जो कि उपभोक्ता शिक्षण से रिलेटेड है। सबसे पहला तो ये उपभोक्ता आखिर होता क्या है, जो मैं बार बार उपभोक्ता कह रही हूँ। तो स्वीटी तो उपभोक्ता है, ये बुजुर्ग जो है ये भी उपभोक्ता है, इनके साथ जो बच्चा है ये भी उपभोक्ता है, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। जो कपड़े हैं, बटन है, सब कुछ खरीदेंगे, ये सामान खरीदने जा रहा है, ये भी उपभोक्ता है। और ये जो लेडी है ये तो बहुत सारा सामान खरीद ही चुकी है, ये भी उपभोक्ता है। तो वस्तुओं और सेवाओं को अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों की संतुष्टि के लिए, व्यक्तिगत में परिवार भी आ जाता है, ज़रूरतों के लिए संतुष्टि के लिए खरीदारी करने वाले व्यक्ति उपभोक्ता कहलाते हैं। अब वो सामान क्या खरीदते हैं? इसमें प्राकृतिक उत्पाद भी हो सकते हैं और बाजार में उत्पाद और सेवाएं दोनों हो सकते हैं। मैंने आपको बताया उत्पाद भी होते हैं और सेवाएं भी। उत्पाद जिनको हम देख सकते हैं, जैसे ये फ्रिज हो गया, ये वॉशिंग मशीन है, ये सब उत्पाद है। और सेवाएं, अगर आप किसी लॉन में गए हो, वहाँ जो माली है, आपने अपने घर में काम कराया है, कारपेंटर है, ये सारे सेवाएं हैं। ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अब उपभोक्ता समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी सामाजिक और आर्थिक तंत्र की जो प्रथम घटक है वो है उपभोक्ता, क्योंकि सबसे पहला खर्चा यही करता है। और हर मनुष्य चाहता है उसका जीवन स्तर अच्छा हो, तो वो बाज़ार से अधिक सामान खरीदता है। अगर वो अधिक सामान खरीदेगा तो बाज़ार की जो प्रणाली है, धन प्रणाली जो है, उसमें और सामान आएगा, और जितना सामान बिकेगा उतनी जो है पैसा सर्कुलेशन में आएगा और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। तो स्वीटी जो है और ये जो मैडम है, ये सब क्या कर रही हैं? हमारी एक तरह से अर्थव्यवस्था को भी सुधार रही हैं। कोरोना के समय में आपने सुना होगा कि अर्थव्यवस्था बहुत नीचे आ गई है। क्यों? क्योंकि लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, पैसे को रोक कर रखा है, और जब पैसा सर्कुलेशन में नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था कम होगी। एक और टर्म हमें समझना है, क्रय शक्ति। माल या सेवा को क्रय करने के लिए जो पैसा हमारे पास उपलब्ध होता है उसे हम कहते हैं क्रय शक्ति। तो अगर क्रय शक्ति ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, इनकम ज़्यादा है, आय ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे, और अगर ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे तो अर्थव्यवस्था आगे जाएगी।
तो अगर हमें अर्थव्यवस्था बढ़ानी है तो उच्च उपभोक्ता क्रय शक्ति लानी ज़रूरी है। अब कुछ और टर्म्स हम देखते हैं। उपभोक्ता व्यवहार, ये क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा खरीदार खरीदारी के बारे में निर्णय लेता है। जैसे कोरोना के समय अगर आप बाजार जाओ तो आपने देखा होगा लोग बहुत ज़्यादा शौक की चीज़ें नहीं खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? सैनिटाइज़र, मास्क, रोज़ की चीज़ें, राशन हो गया, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो आजकल उपभोक्ता व्यवहार कैसा है? कम खर्च का है। आप अपने शौक की चीज़ें खरीदते हैं। गांव में लोगों का व्यवहार अलग होता है, शहरों में अलग होता है। आपकी किस माहौल में आप रह रहे हो, ये सारी चीज़ें तय करती हैं उपभोक्ता का व्यवहार क्या है, तो जिस तरह से वो सामान खरीदता है। फिर है उपभोक्ता फोरम। फोरम क्या होता है? वो संगठन जहाँ पर उपभोक्ता उत्पादों, सेवाओं, उनके लाभ और हानियों की चर्चा करते हैं। इस फोरम में कुछ समर्थन या कुछ ऐसे समूह भी होते हैं जो उपभोक्ता के हितों की रक्षा करते हैं और उनकी समस्याओं को कोर्ट में या एक फोरम पे या एक कोर्ट के सामने, जो भी हमारी अथॉरिटी है उसके सामने प्रस्तुत करने में सहायता देते हैं, तो उनकी आवाज़ उठाते हैं। अब उपभोक्ता उत्पाद क्या है जिनके खिलाफ वो आवाज़ उठाएगा? ये वो वस्तुएं हैं जिन्हें व्यक्तिगत या परिवार के तौर पर अपने घर या संस्थान के लिए, वो संस्थान विद्यालय, अस्पताल, कार्यालय, कोई भी ऐसा कार्य हो सकता है, इसके उद्देश्य से निर्मित किया गया है या बिक्री के लिए वितरित किया गया है। तो उपभोक्ता उत्पाद क्या है? वो उत्पाद जो कि उपभोक्ता खरीदेगा। और क्रय क्षमता क्या है? हमने अभी कुछ कुछ डिस्कस किया था। क्रय शक्ति को मुद्रा की क्रय शक्ति के रूप में माना जा सकता है। यह है क्रय शक्ति। क्रय शक्ति क्या है? जैसे आपने अपनी दादी को सुना होगा, वो कहती होंगी 1 रुपए में तो मैं पूरा राशन ले लेती थी, 1 किलो घी आ जाता था। तो इसका मतलब उस समय 1 रुपए की क्रय शक्ति जो थी वो ज़्यादा थी, मुद्रा की क्रय शक्ति। लेकिन क्रय क्षमता क्या है? लोगों की क्रय क्षमता कि वो कितना उत्पाद खरीद सकते हैं। तो अगर आपके पास खरीदने की ज़्यादा ताकत है, पैसे ज़्यादा हैं, तो वो अपनी सुविधाओं और संतुष्टि और प्रतिष्ठा के प्रतीकों पर खर्च करते हैं। मान लीजिए आपकी आय कम है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। बच्चों की फीस देना, किराया देना, घर का खर्चा चलाना, खाने का सामान लेना। जैसे जैसे आय बढ़ेगी, इन पे तो खर्चा इतना ही रहेगा, आप खाना तो दुगना शुरू नहीं कर दोगे। खर्चा किस पे बढ़ेगा? आप घूमने जाओगे, पिक्चरें देखोगे, नए नए तरह के कपड़े खरीद पहनोगे। तो ये है प्रतिष्ठा के प्रतीक। तो जैसे जैसे क्रय क्षमता बढ़ती है वैसे वैसे मार्केट में फुटफॉल बढ़ता है, लोग अधिक संख्या में उत्पादों को खरीदते हैं। अब उपभोक्ता आगमन संख्या, जब लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो उपभोक्ता आगमन ज़्यादा होगा। तो किसी भी स्थान, वो दुकान भी हो सकता है, स्टोर या मॉल, जो उपभोक्ता अथवा ग्राहक आते हैं, जो उनकी संख्या है, वो होती है उपभोक्ता आगमन संख्या। बढ़ते हुए उपभोक्ताओं के साथ उपभोक्ताओं की आगमन संख्या में वृद्धि होती है और ज़्यादा उपभोक्ता अगर बाजार में जाएंगे तो ज़्यादा सामान खरीदेंगे और देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। अब जब हम बाजार जाते हैं, चाहे स्वीटी जाए, आप जाओ, मैं जाऊँ, कोई भी जाए, तो हम बाजार में कुछ अपेक्षाएं लेकर जाते हैं। वो अपेक्षाएं क्या है? कि बिक्री और प्रोत्साहन में लोग नैतिकता का इस्तेमाल करेंगे, लोग हमें धोखा नहीं देंगे। हम ये मान के चलते हैं कि दुकानदार जो हमें सही सामान दे रहा है या नहीं। कई बार हम चीज़ें चेक भी नहीं करते। हम ये भी मानते हैं कि वज़न और माप जो वो यूज़ कर रहा है वो सही है। आपने कभी सब्जी वाले से कहा कि अपना बाट दिखाओ? आपने उससे कहा कभी तराजू तोल के दिखाओ, क्या वो सही है या गलत? हम ये मान लेते हैं कि ये चीज़ें सही हैं और वो हमसे सही कीमत मांग रहे हैं। एक बार को हम कहेंगे भैया सही दाम लगा लो, जब वो लगाता है हम मान लेते हैं कि ये सही है। और उपयुक्त और समुचित जानकारी हम ये मानते हैं कि उपभोक्ता के पास होनी चाहिए। ज़्यादातर नहीं होती, पर हमारी अपेक्षा यही है। और जो वस्तु हम खरीद रहे हैं वो असली है। कई बार आपने सोचा होगा ऑनलाइन अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से खरीदते हुए, क्या जो मैं खरीद रही हूँ इतना सस्ता मिल रहा है, सही है या नहीं? पर फिर हम सोचते हैं कि वो सही ही होगा, तो ये भी हमारी अपेक्षा है। और हम सोचते हैं कि उसकी जो गुणवत्ता है वो भी अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और उत्पाद शुद्ध होगा। आप दूध खरीदो, शहद खरीदो, खाना खरीदो, सब्जियां खरीदो, हम ये मान के चलते हैं कि हमें नुकसान नहीं देंगी और ये शुद्ध होंगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि हमारे पास आती हैं और हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती। इन समस्याओं के बारे में हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे और शीला के साथ साथ आप सबको भी अपडेट करेंगे। अगर ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत हो। और see you in the next video. Bye bye. Don't forget to press the notification bell.